गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने सेंट्रोसोम पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। आई होप आपको क्लियर होगा कि सेंट्रोसोम क्या होता है। सेंट्रोसोम भी हमारा एक तरह का सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि हम मोस्टली हमारे एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, इसलिए क्योंकि न्यूक्लियस आर ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। इसको कंट्रोलिंग सेंटर क्यों बोलते हैं वो आज के टॉपिक में हम लोग जानेंगे। और न्यूक्लियस क्या है हमारा? न्यूक्लियस भी हमारा एक सेल ऑर्गेनेल है, या फिर सारे ही सेल ऑर्गेनेल इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये तो कंट्रोल कर रहा है सबके फंक्शन और सबके एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। तो आप समझ जाइए कि इसका इंपॉर्टेंस के बारे में फिर क्या बोलना ही है, जब ये हर एक चीज को रेगुलेट कर रहा है, हर एक चीज को कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि हमारा ब्रेन सारे बॉडी को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। इंपॉर्टेंट तो सारा वाइटल पार्ट्स है, चाहे वो हमारा हाथ हो, पैर हो, स्टमक हो, कोई भी चीज हो, लेकिन उसको रेगुलेट क्या कर रहा है? माइंड कर रहा है। उसको डायरेक्शन कौन दे रहा है? माइंड दे रहा है। उसी तरह से न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस आर टर्म्ड एज कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। चलिए इसके बारे में जानते हैं। हमारे न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? हमारे न्यूक्लियस को 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ये साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने आपको क्या किया था? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। 1831 में 1831 में इन्होंने रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। उसके बाद हमारे जो साइंटिस्ट है फ्लेमिंग, उन्होंने क्या देखा कि न्यूक्लियस में कुछ कलर्ड बॉडीज है जो, या फिर क्रोमैटिन नाम का एक फिलामेंट है या एक स्ट्रक्चर है जिसपे आपको जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट रहता है। तो उन्होंने उसको बेसिक डाइज से उसको स्टेन किया। जब बेसिक डाइज से स्टेन किया तो उनको कलर्स दिखा, जिसके आधार पे उन्होंने न्यूक्लियस को ही, या न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल्स प्रेजेंट रहते हैं उसको उन्होंने क्रोमैटिन नाम दिया। क्रोमैटिन नाम क्यों दिया उन्होंने? क्रोमैटिन नाम उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि वो उन्होंने जब उसको बेसिक डाइज से पेंट किया तो उन्होंने पाया कि काफी कलर टाइप का कुछ थिन फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जब उन्होंने बेसिक डाइज से उसको स्टेन किया। इसीलिए उन्होंने न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले मटेरियल को क्या नाम दे दिया? क्रोमैटिन। जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना कि क्रोमैटिन क्या होता है, हमारा क्रोमोसोम्स क्या होता है, क्रोमोसोम्स के टाइप्स क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्या होता है, तब आपको क्रोमैटिन को हम काफी डिटेल में बताएंगे। अभी बस आप यही जानिए कि फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने न्यूक्लियस के अंदर के जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनको क्रोमैटिन नाम दिया, या फिर दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस को भी क्रोमैटिन कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले मटेरियल्स को कहते हैं। तो फिर अगला पॉइंट हमारा क्या हुआ? फ्लेमिंग when stained materials of nucleus. Fleming when stained materials of nucleus with basic dyes he termed it, उन्होंने क्या बोला कि ये क्रोमैटिन है। जब इन्होंने, अब बेसिक डाइज क्या होता है, अगर आपने केमिस्ट्री में एसिड और बेसिस पढ़ा होगा तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा कि वैसे डाइज जो हमारे बेस से बने होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अमोनिया कह सकते हैं, अमोनिया एक बेस हुआ आपको, वैसे डाइज जो हमारे बेस से बने होते हैं उन्हें बेसिक डाइज कहते हैं। और एसिडिक डाइज किसको कहते हैं? वैसे डाइज जो हमारे एसिड के बने होते हैं। एसिड का एग्जांपल हुआ आपको एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, बहुत सारे एसिड्स हुए जिसमें एसिटिक एसिड हमारा बहुत ही यूज होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि बेसिक डाइज किसको कहते हैं? वैसे डाइज जो बेस के बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम हमारे लैबोरेटरी में बायो प्रैक्टिकल्स में सैफ्रोनिन नाम का एक बेसिक डाइज यूज करते हैं। सैफ्रोनिन को हम लोग बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। सैफ्रोनिन आप देखिएगा एकदम डार्क ब्राउन कलर का जो रहता है,
या फिर अनियन पिल वाले एग्जाम्पल्स में हमने देखा है कि सैफरनिन को यूज करते हैं। क्यों हम लोग बेसिक डाइज को यूज करते हैं या किसी भी डाई का यूज क्यों किया जाता है? सो दैट जो सेल्स है ना वो क्लियरली विजिबल हो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर वो हमारे जो सेल्स है वो क्लियरली विजिबल हो, अच्छे से दिखे, इसलिए हमें डाई की जरूरत होती है। और मोस्टली जो हमारे लेबोरेटरी में यूज करते हैं वो है हमारा सैफरनिन। ये बहुत ही मोस्ट लाइक्ड डाइज में से एक है हमारा सैफरनिन। आई होप आपको क्लियर होगा क्यों हम स्टेन करते हैं डाई से, सो दैट कि जो सेल्स है ना क्लियरली विजिबल हो। आई होप इतना क्लियर हो गया। न्यूक्लियस के बारे में इसे डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने, और इसका नाम क्रोमैटिन क्रोमैटिन क्यों पड़ा या न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल्स को, क्योंकि जब वो बेसिक डाइज से स्टेन किया गया तो उसमें काफी कलर्ड फ्रैगमेंट्स, थिन फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखे, तो उन्होंने उसको नाम दे दिया क्रोमैटिन। अब हम आते हैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर पे कि हमारा न्यूक्लियस दिखता कैसा है। जैसे आप देखिए एक छोटा सा जो हमारा हमेशा बराबर जो एक डायग्राम मैं बनाती हूँ कि ये है मेरा न्यूक्लियस, ये है मेरा साइटोप्लाज्म, अगर कोई पूछे कि न्यूक्लियस का लोकेशन कहाँ है, ये सेल है, फिगर ऑफ सेल। सेल में आप कह सकते हैं इधर प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल, आपको जो जो कंसिडर करना है, न्यूक्लियस दोनों में ही प्रेजेंट है आपको। तो न्यूक्लियस का लोकेशन कहाँ होता है? अगर कोई आपसे न्यूक्लियस का लोकेशन पूछे तो आप कह सकते हैं ना लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस सेल साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस का लोकेशन क्या होता है? सेल साइटोप्लाज्म। और जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना वो हमारा बेसिकली क्या होता है, जनरली एक ही न्यूक्लियस, मैक्सिमम टाइम एक ही न्यूक्लियस सेल में पाया जाता है। आप इस फिगर को भी देखिए तो मैंने सिर्फ एक ही न्यूक्लियस बनाया, ऐसा तो नहीं है कि 4-5 बना दिया है, सिर्फ एक ही न्यूक्लियस बताया। तो मोस्टली न्यूक्लियस क्या होते हैं? मोस्टली जो न्यूक्लियस फाउंड इन सेल इक्वल टू 1, कहने का मतलब मैक्सिमम जो हमारे सेल में न्यूक्लियस पाए जाते हैं वो एक ही होते हैं। लेकिन कुछ सेल्स होते हैं ना हमारे जो, जैसे कि इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैमल्स बोल सकते हैं या फिर सीप ट्यूब्स ऑफ वस्कुलर प्लांट्स, वो न्यूक्लियस कंटेन नहीं करते हैं। और मोस्टली आपको जो मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना वो आपसे सवाल डायरेक्टली ऐसे पूछ देंगे कि विच सेल्स लैक्स न्यूक्लियस या अमॉन्ग दीज विच ऑफ देम लैक्स न्यूक्लियस, उसमें आपका ऑप्शन में रहेगा इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैमल्स। तो ये मोस्ट बहुत ही ज्यादा पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। या फिर रहेगा आपको सीप ट्यूब सेल्स ऑफ या सीप सेल्स ऑफ वस्कुलर प्लांट्स, या सीप सेल्स रहेगा, सीप ट्यूब रहेगा, आपको इस तरह से 4-5 उदाहरण रहेगा जिसमें से आपको सीप सेल्स पे टिक करना रहेगा। वो बहुत ही लाइकेबल क्वेश्चन है। तो आपको आप नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देखिए, erythrocytes of mammal, erythrocytes of mammal lacks nucleus। ये बहुत ही ज्यादा पूछा गया हुआ है। सिमिलर इरिथ्रोसाइट्स किसको बोल रहे हैं हम लोग? रेड ब्लड सेल्स को बोल रहे हैं, हमारे आरबीसी को बोल रहे हैं। सीप सेल्स लैक न्यूक्लियस, ये हमारे किस में प्रेजेंट रहते हैं? वस्कुलर प्लांट्स में। अब आप पूछिएगा मैम ये वस्कुलर प्लांट्स क्या होता है, तो आप बस इतना समझिए, ये जब प्लांट्स का टॉपिक आएगा तब मैं आपको बताऊंगी। बस आप इतना ही समझिए कि वस्कुलर प्लांट्स में 2 कंपोनेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम प्लांट्स में क्या करता है, आपको पानी को ट्रांसफर करता है, और फ्लोएम जो क्या होता है वो फूड मटेरियल्स मिनरल्स को ट्रांसफर करता है। तो जो फ्लोएम के अंदर एक कंपोनेंट आता है सीप सेल्स, वही है जिसमें सीप सेल्स फ्लोएम के अंदर में एक कंपोनेंट होता है जिसमें न्यूक्लियस आपको नहीं होते। आई होप न्यूक्लियस का जो बेसिक आउटलाइन होता है आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर पे। उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा समय देती हूँ, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी क्लिक कर सकते हैं। आई होप आपने पिक्चर ले लिया होगा।
अब जो हमारा नया टॉपिक है आपको, वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ये आपको बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस होंगे ना आपको इन्हीं से बनेंगे। और अगर न्यूक्लियस पूछेगा तो विदाउट स्ट्रक्चर न्यूक्लियस आपका कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। देखिए, मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि हमारे सेल साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। आप देखिए, एक सर्कुलर लाइक स्ट्रक्चर है, सर्कुलर आउटलाइन का एक स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ, और इसमें कुछ पोर्स होते हैं। ऐसे करके कुछ पोर्स बनाना है। ऐसे करके पोर्स बना देना है आपको। जो हम लोग आर्टिस्टिक डायग्राम्स देखते हैं ना टीवी में, या फिर 3D फिगर्स देखते हैं, वो सब समझने के लिए बहुत ही अच्छा होता है आपको। लेकिन जब आप रियल एग्जाम फेस करते हैं, जो कि आपका चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, तो उसमें आपको वो 3 डायमेंशनल इमेज उतना हेल्प नहीं कर पाएंगे। वो समझने के लिए बहुत ही अच्छे हैं, आप उसको जरूर रेफर करिए समझने पर्पज से। लेकिन जब आप एग्जाम्स में बनाते हैं ना, तो फिर आपको वो 3 डायमेंशनल इमेज आप भूल जाइएगा। बेसिकली पेन एंड पेपर पर जब आप आते हैं तो इसी तरह का इजी डायग्राम से आपको मार्क्स स्कोर करवाएगा, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर कुछ लेबलिंग टाइप से पूछ दिया तो आपको यही सब डायग्राम्स के थ्रू याद रहेंगे। 3 डायमेंशनल इमेज उस समय काम नहीं आएगा आपको, उसको समझिए। लेकिन जब आप पेन एंड पेपर पे उतरिएगा तो आपको बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। अब आप देखिए, हम न्यूक्लियस को लेबल करते हैं। न्यूक्लियस की लेबलिंग बहुत ही जरूरी है कि न्यूक्लियस के अंदर में क्या क्या मटेरियल्स प्रेजेंट है। आप देखिए, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर से, सर्कुलर स्ट्रक्चर से, एंड देन यहाँ पे क्रोमैटिन टाइप का। अब चलिए हम इसको लेबल करते हैं कि ये है क्या चीज हमारे। पहला बात, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। एक एक करके सबका फंक्शन भी समझते चलेंगे। ये हमारा न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना, हमारा न्यूक्लियस जो है ना डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। कहने का मतलब आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आप देखिए, ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन है, ये हमारा जो है वो हमारा इनर मेम्ब्रेन है। ये हमारा, तो ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन क्या बनाता है? हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाता है। क्या बनाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाता है। ये हमारा न्यूक्लियर पोर है, ये हमारा क्या है? न्यूक्लियोलस है। ये हमारा क्या है? क्रोमैटिन है या फिर क्रोमोसोम्स कह सकते हैं इसको। ये फिगर किसका है? न्यूक्लियस का है। अब एक एक स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं तो हमारा न्यूक्लियस कंप्लीट हो जाएगा।